हाँ बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको जो कक्षा 11 में पढ़ाया जा रहा है वो सेकंड अध्याय है ना। वो सेकंड अध्याय में जो पढ़ाया जा रहा है उसका नाम मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने बताया आपको 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल रहा। सिंधु घाटी नदी के किनारे इसका विकास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों के अवशेष के रूप में अधिक प्राप्त होने के कारण इसे मृत भांडों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता से जो कला अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ के केंद्रों से, उन केंद्रों में सिर्फ एक लोहे को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के, मिट्टी के, लाख के, वो मिट्टी के, हाथीदांत के, पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में अगर पढ़ा जाए तो पढ़ने पर अपन ने देखा कि 2 केंद्र प्रमुख रहे हैं। एक का नाम मोहनजोदड़ो और एक का नाम हड़प्पा। दोनों केंद्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। इन नगरों की जब खुदाई की गई तो इनकी नगर सभ्यता का वहाँ पर अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। उन अवशेष के रूप में इस तरह के अवशेष प्राप्त हुए जिनमें जैसे कांसे की नर्तकी, ध्यानावस्थित साधु का पत्थर का बना हुआ मूर्ति शिल्प, नरधड़ और क्या नाम से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोहरें, इस तरह के कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए। उन कलात्मक अवशेषों के आधार पर अपन सिंधु घाटी सभ्यता को यदि समझें तो समझने में आता है कि उस समय का मनुष्य कितना विकसित अवस्था में था और कैसे रहता था, कैसे जीवन जीता था और कैसे अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया। तो उसकी जीवनचर्या या जीवन संस्कृति का परिचय चलता है, इससे प्राप्त होता है, जानकारी होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मनुष्य किस तरह का जीवन जीता था, उसकी संस्कृति किस प्रकार की थी। तो कुछ मृत भांडों में अपन ने पढ़ा कि उस समय जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, उन बर्तनों में कुछ इस तरह के बर्तन प्राप्त हुए जो कि कुम्हार के चाक पर बने हुए थे और चारों तरफ से उसमें छेद भी किए गए थे, पैंदे में भी छेद किया गया था। इस तरह के जो वो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, उन बर्तनों से उस मनुष्य के अनुमान लगाया जाता है कि वो मनुष्य शायद अपने पेय पदार्थ को छानने की दृष्टि से इस तरह की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया करता था। तो उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए इसी अध्याय का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं और उस अध्याय में अपन पढ़ रहे हैं अब आभूषण। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य अपने आप को सजाने की दृष्टि से, अपने आप को अलंकृत करने की दृष्टि से, अपने आप को सुंदर दिखाने की दृष्टि से या सुंदर दिखने की दृष्टि से आभूषणों का भी प्रयोग करता था। और वो आभूषणों को बनाने के यहाँ से कुछ अवशेषों के रूप में कारखाने और आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उन आभूषणों के विषय में अपन पढ़ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कला अवशेषों में आभूषण। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियाँ अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। मैंने अभी आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो मनुष्य थे वो मनुष्य अपने आप को सजाने की दृष्टि से आभूषणों का भी निर्माण किया था, जिनमें आभूषणों में उन्होंने पत्थर जैसे औजारों का भी प्रयोग किया और सीप जैसे, हाथीदांत जैसे उनका भी प्रयोग किया था। ठीक है भाई। बहुमूल्य धातुओं, रत्नों से लेकर हड्डी, पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। गले के हार, अब उन आभूषणों में देखो क्या क्या आभूषण धारण करते थे। आज के समय के अनुसार वो गले के हार, फीते होते हैं जैसे चोटी वगैरह के लगाने के लिए फीते वगैरह का प्रयोग किया करते थे। बाजूबंद अर्थात भुजाओं में धारण करने वाला जो आभूषण होता है उसे बाजूबंद कहते हैं, बाजुओं में पहनने वाला। और अंगूठियाँ उंगलियों में पहनी जाती हैं, उसे अंगूठी कहते हैं। वो अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो मनुष्य था वो मनुष्य अपने आप को सुसज्जित करने के लिए या सुंदर बनाने के लिए या अपने आप को अलंकृत करने की दृष्टि से गहने पहनता था। और वो गहने में भी बहुमूल्य धातुओं के, रत्नों से लेकर हड्डी, पकी हुई मिट्टी तक के बने हुए होते थे। गले में तो जैसे हार पहनता था, फीते, बाजूबंद, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी। पर करधनी होती है कमर में पहनी जानी, जिसको अपन कनकती कहते हैं। वो करधनियाँ, बुंदे अर्थात कर्णफूल, कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल, पैरों के कड़े, पैंजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती थी। अर्थात स्त्रियाँ जो थी वो स्त्रियों के पहनाव में और पुरुषों के अलावा ये थी जैसे करधनियाँ अर्थात कमर में पहने जाने वाली जो कनकती कहते हैं उसको करधनी। और बुंदे अर्थात कर्णफूल, कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल और पैरों में पहने जाने वाले कड़े और पैंजनियाँ, पायजेब आदि पहनी जाती थी।
मोहनजोदड़ो और लोथल से, लोथल मैंने आपको बताया ये अन्य प्रमुख केंद्रों में से आता है जो गुजरात में स्थित है, जैसे रोपड़ पंजाब में स्थित है, कालीबंगा अपने राजस्थान में स्थित है इस तरह के अन्य केंद्रों में। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं, बहुत सारे गहने प्राप्त हुए इस तरह के, चाहे वो मिट्टी के हो चाहे वो बहुमूल्य रत्नों के धातुओं के हों, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े और मन के सोने के कुंडल, बुंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटन, सैल खड़ी के मन के अर्थात मणिये, जिनको मन के कहते हैं, मालाओं में मोती होते हैं उनको मणिये, यहाँ मन के बनाने का बहुत बड़े कारखाने प्राप्त हुए तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है, मतलब बहुत अच्छे मन से भाव के साथ बनाया गया है, इतने सुंदर है वो। यह ध्यान देने वाली बात है, हरियाणा के फरमाना पुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान यानी सवाधान अर्थात शवगृह या कह सकते हैं कब्र को खोदा गया है, और खोदने पर वहाँ पता गया है कि उसमें जो शव प्राप्त हुए हैं उन शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था, अर्थात उन जो शव हैं यानी मृत शरीर हैं उनको किसके द्वारा दफनाया गया? गहनों के साथ। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार के गहनों में देखें अपन आगे, चंदूदड़ो लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है, अर्थात ये दोनों स्थानों से कुछ कार्यशाला प्राप्त हुई हैं, किसकी? गहने बनाने की, कि मन के बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था, अर्थात मणिये मोती बनाने का कारखाना बहुत विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता में। मन के कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सैलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे, अर्थात इन धातुओं के द्वारा और पत्थरों के द्वारा इनको बनाया जाता था वो मणियों को। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, सीपियाँ, पक्की मिट्टी भी मन के बनाने के काम में आती थी। मन के तरह तरह के रूप और आकार में बनाए जाते थे, जैसे गोल भी बनाए जाते थे, उनके बेलनाकार भी बनाए जाते थे, इस तरह के आकारों में बनाए जाते थे। कोई तस्त्रीनुमा, बेलनाकार, गोल या ढोल आकार होता था, जैसे ढोल के जैसे आकार का होता था। कोई कई खंडों में विभाजित होता था, खंड का मतलब कई भागों में विभाजित होता था, जैसे अलग अलग रंगों के होंगे। कुछ मन के 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे, अर्थात और सुंदर बनाने के लिए कई पत्थरों से जोड़कर भी बनाए गए थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था, पत्थरों पर सोने का आवरण चढ़ाकर भी मणिके बनाए थे। कुछ को काटकर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीक कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है, अर्थात ये दोनों चंदूदड़ो और लोथल से जो प्राप्त हुए हैं गहनों के वहाँ, उन पर अच्छी तरह से उनको सुंदर तरीके से कई भागों में विभक्त करके बनाए जाते थे, कई रंगों में या कई पत्थरों को मिलाकर बनाए गए थे। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों, गिलहरियों नमूने बनाते थे, अर्थात इनको अधिकतर हड़प्पा के लोग इस तरह के पशुओं को बनाया करते थे जो एकदम असली जैसे दिखाई देते हैं, इतने यथार्थ बनाते थे कि वो वास्तविक जैसे नजर आते हैं। इनका उपयोग पिन की नोक, मनकों के रूप में किया जाता था, पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। किनका प्रयोग इस तरह के मतलब पशुओं को भी बनाकर मतलब उनमें रूप दिया जाता था, अलंकृत किया जाता था उनको। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकवे होते हैं, मतलब एक चकली होती है, वो चकली प्राप्त हुई है। चकली से तात्पर्य है जैसे घिरगन्ने होते हैं, फिरकन्नी होती हैं, उस तरह की, जिसके आधार पर सूत कताई की जाती थी। तो ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकवे, चकलियाँ या चक्रियाँ प्राप्त हुई हैं। मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, कुछ अपने यहाँ जमींदारों के पास सन वगैरह प्राप्त होता, ऊन वगैरह प्राप्त होती थी, तो उनको वो कातते थे और कात कर उनका सूत बनाते थे, और सूत से वो वस्त्र का उद्योग का कार्य भी किया करते थे। तो ऐसे कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिनमें तकवे, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों से तकवे तकुआ, चक्रियाँ भी मिली हैं, जिसमें पता चलता है कि उन दिनों कपास, ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। अर्थात वो तकली होती हैं, उनमें क्या होता है, नीचे तो होता है घिरगन्नी, मतलब क्या कहते हैं उसको, पहिए की तरह होता है, ऊपर उसमें एक सूला टाइप लगा दिया जाता है, जैसे लोहे का सूला लगा दिया, और ऊपर ऊन को या बालों को लगाने के लिए, ऊन काटने के लिए उनमें आगड़े होते हैं, और उसको लगाकर उस तरह से घुमाया जाता है, उसको कहते हैं तकवे या चकली कहते हैं। तो इस तरह की चकली के द्वारा मतलब ऊन कताई का बहुत बड़ा काम होता था। ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी, गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था, हर आदमी ऐसे काटता था।
यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकवे की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई हैं। मिट्टी और सीपियों की बनाई हुई चक्री पर्याप्त हुई हैं। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। पुरुष और स्त्रियां क्या पहनते थे? धोती और शॉल। तो आपसे ये प्रश्नों में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्रों में क्या पहनते थे? धोती और शॉल पहना करते थे, कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी, मतलब नेताओं की तरह, जैसे बाएं कंधे पर तो ओढ़ रखा है, शॉल नीचे दाएं कंधे के ऊपर नीचे से निकाल कर ओढ़ा जाता था। तो यहाँ धोती और शॉल आदि वस्त्रों को पहना जाता था इस समय के मनुष्य के द्वारा। ठीक है भाई। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। मतलब ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री पुरुष आदमी श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी, अर्थात बालों की बनावट के लिए भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी, तरीके प्रचलित थे। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। पुरुष लोग क्या रखते थे? दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए, देखो स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए उस समय की स्त्रियां क्या क्या लगाया करती थी? सिंदूर लगाती थी, काजल लगाती थी, लाली का प्रयोग करती थी, अर्थात जैसे अधर वगैरह होठों पर इन पर लालिमा लगाना, इस तरह की लाली का प्रयोग करती थी। और चेहरे पर लेप भी लगाती थी। क्या करती थी? लेप का भी प्रयोग करती थी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए स्त्रियां। और पुरुष तो क्या करते थे? चेहरे पर दाढ़ी और मूछें रखा करते। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का भी उपयोग किया करते थे। हालांकि इसका सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्रों का उत्खनन हुआ है या खुदाई हुई है, उन खुदाइयों से ईंट कच्ची और पक्की दोनों तरह की प्राप्त हुई है। उन कच्ची और पक्की ईंटों को देखकर, मतलब देखा जाए तो ऐसी जगह का पता चला है कि वो उस समय के मनुष्य ने जब वो मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया तो जहाँ पानी की तह होती थी वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया, और जहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं होता या तह नहीं होती थी वहाँ पर उसने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था, और मकानों के लिए पत्थर का भी उपयोग किया था। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, अर्थात उस समय के जो शिल्प बनाने में वो क्या थे? पारंगत थे। इसके अलावा यह भी चेहरे पर लेप लगा था। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, मतलब मूर्ति शिल्प या बनाने में पारंगत थे, ट्रेंड थे, जिनमें धातु का ढलवा, मतलब जैसे अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि धातु के ढलाई के लिए भी वो सुदृढ़ थे और ट्रेंड थे, पारंगत थे। जैसे अपन ने पढ़ा कि कांस्य धातु का ढलाई का उत्तम कार्य किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसकी ढलाई के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया था? आपको मैंने पहले बताया, लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया गया था। लुप्त मोम विधि क्या होती है? लुप्त मोम विधि में मैंने आपको बताया कि वह आदमी जब धातु की ढलाई का मूर्ति शिल्प बनाता था उससे पहले मोम की मूर्ति बनाता था, और मोम की मूर्ति बनाने के बाद उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप कर देता था, और लेप करते समय ऊपरी सिरे पर उसमें एक छेद रखता था मिट्टी में, और छेद रखने के बाद जब मिट्टी को आग के पास ले जाता था तो आग के पास उसे गर्म करता था, और गर्म करने पर उसके अंदर जो मोम की मूर्ति होती थी वो पिघल जाती थी, और पिघलने के बाद जो सिरे पर छेद रखा जाता था उस छेद से उस मोम को बाहर निकाल दिया जाता, और मोम को बाहर निकालने के बाद कांसे जैसे धातु है उस धातु को पिघलाकर उस छेद में होकर अंदर डाल दिया जाता था। अंदर डालने पर वो जो धातु है जब तक ठोस नहीं होता तब तक उसे सुरक्षित रखते थे, और जैसे ही वो ठोस हो जाता तो मिट्टी की जो मूर्ति आवरण था उस आवरण को तोड़ दिया जाता था, जिसके अंदर से वो धातु की मूर्ति प्राप्त होती थी। तो इस तरह के वो कलाकार शिल्प बनाने में ट्रेंड था। पत्थरों पर नक्काशी करने में ट्रेंड था। मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रंगना, जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण करना उनका मुख्य कार्य था। तो टेराकोटा के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टेराकोटा कहते हैं कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहते हैं, और राजस्थान में इस कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तनों के लिए, टेराकोटा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? राजस्थान में मेवाड़ में मोलेला नाम का एक गाँव है, वह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपने अध्याय नंबर 2 को समाप्त किया, और अध्याय नंबर 2 को समाप्त करने के बाद अध्याय 2 के जैसे प्रश्न आ रहे हैं। अब उन प्रश्नों में जैसे सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्यायोचित ढंग से समझाइए। अब इसमें क्या है कि अपन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है उस सभ्यता में देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे।
क्योंकि कला प्रेम के कारण ही तो जहाँ उसके केंद्रों की जब खुदाई हुई तो उन केंद्रों से कला अवशेष प्राप्त हुए। उन कला अवशेषों के आधार पर ही हम अनुमान लगाएंगे कि वो कला प्रेमी व्यक्ति था, क्योंकि जैसे कांसे की ढलाई का, सूत की कताई का कार्य करना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, ये सब क्या है, कलात्मक कार्य किया। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो उस समय का मनुष्य क्या था, कला प्रेमी व्यक्ति था। अब इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, हड़प्पाई मृण मूर्ति कला और आज प्रचलित मृण मूर्ति कला में आप क्या समानताएं और भिन्नताएं पाते हैं, कि उस समय की मृण मूर्ति और वर्तमान की मृण मूर्तियों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं। अर्थात है तो वही स्थिति दोनों की बनाने की भी, गर्म करने की भी, पकाने की भी, लेकिन आप थोड़ा सा यथार्थता के नज़दीक चले जाते हैं और उस समय यथार्थता के नज़दीक हो सकता है कम हो पाए हो। इस तरह की इन दोनों की समानता और असमानता का अपन को इसमें भिन्न करके और बताना है। नंबर 3, मुद्राएं भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई गई थी। मुद्राओं से तात्पर्य अपन ने पढ़ लिया, मुद्राएं होती हैं सिक्के। सिक्के में यहाँ जैसे व्यवसाय वाणिज्य की दृष्टि से शायद वो मुद्राओं का निर्माण किया, या शायद मनुष्य ने अपने आप को श्रृंगार की दृष्टि से कह सकते हो, या अपने आप को जादू टोने टोट के अंधविश्वास के कारण भुजाओं में पहनने की दृष्टि से या गले में पहनने की दृष्टि से मुद्राओं का निर्माण किया था। तो सिंधु घाटी की मुद्राओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क्या आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे, मतलब बना सकते हैं। जैसे अपन मान लो रबड़ से बना, वो क्या तांबे से बना सकते हैं, या सिल्वर वगैरह से बना सकते हैं, इस तरह के हैं, मिट्टी से बना सकते हैं। वे कौन से पशु हैं जिनकी आकृतियाँ आप अपनी मुद्राओं पर बनाना चाहेंगे? तो अपन तो शक्ति के प्रतीक पशुओं में से बनाएंगे, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, बैल आदि को बनाएंगे। ये शक्ति के प्रतीक पशु बनाए गए थे। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधी वस्तुओं से हमें उनके जीवन के विषय में क्या पता चलता है, उनके रहन सहन की, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि उस समय का मनुष्य किस तरह के रहन सहन, किस तरह की संस्कृति, किस तरह के आभूषण और किस तरह के अपने आप को सजावटी तरीके से रखता था, इस तरह के बारे में इनका पता चलता है। और 5वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालय में संग्रहालय पाल हैं, अर्थात वहाँ पर संरक्षक हैं, तो के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपको सिंधु कला के विषय में एक प्रदर्शनी लगानी है। तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता के कला अवशेषों को लेंगे और वो कला अवशेषों को सुनिश्चित तरीके से उनको व्यवस्थित करके उस कला दीर्घा के अंदर अपन प्रदर्शित करेंगे। सिंधु सभ्यता में उत्पादित और प्रयुक्त पत्थर, धातु, मिट्टी की बनी कम से कम 10 वस्तुओं के चित्र इकट्ठा करें और प्रदर्शनी बनाएं। तो अब उन चित्रों में से कौन कौन सी जैसे चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनको अपन इकट्ठे करेंगे और इकट्ठे करके उनकी प्रदर्शनी लगाएंगे। ये कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका अभ्यास नंबर 2। इसके बाद अपन जैसे इस अभ्यास के कुछ प्रमुख या श्रेष्ठ कला अवशेष हैं, उन कला अवशेषों में जैसे कांसे की नर्तकी, इसको नर्तकी की प्रतिमा या मूर्ति शिल्प कहते हैं। मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया, कांसे की नर्तकी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे धातु की ढलाई का उत्तम कार्य था, अच्छा व्यवसाय था और उस ढलाई के लिए उसने लुप्त मोम पद्धति का प्रयोग किया। उसके आधार पर उन्होंने मतलब कांसे धातु की ढलाई से मूर्तियों का निर्माण किया, जिसका एक उत्तम उदाहरण अगर हम पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी या कांसे की लड़की का मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है, जो मतलब ये प्रसिद्ध है, जो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। जैसे मोहनजोदड़ो से 2 प्राप्त हुई हैं, एक कांसे की नर्तकी, एक ध्यानावस्थित साधु का मूर्ति शिल्प। अब वो ध्यानावस्थित साधु का जो मूर्ति शिल्प है वो सैल खड़ी पत्थर से बना हुआ मूर्ति शिल्प है। ठीक है भाई, तो अपन नर्तकी के विषय में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्तम कृति एक नाचती हुई लड़की की है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये नाचती हुई या नर्तकी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये इसका एक हाथ है जो कमर पर रखा हुआ है, एक हाथ घुटने पर रखा हुआ है और एक पैर आगे की तरफ निकला हुआ होने के कारण इसे नर्तकी की मुद्रा के रूप में जानते हैं और इसीलिए इसे कांसे की नर्तकी, और धातु में कांसे के होने के कारण इसे कांसे की नर्तकी के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है, अर्थात रंग थोड़ा सा सांवला है। वह लगभग निर्वस्त्र है, बिना वस्त्रों के बनाई गई है और उसके लंबे केस हैं। केस मतलब अर्थात बालों को लंबे बनाए गए हैं, लेकिन वो लंबे बाल पीछे की तरफ जूड़े में बंधे हुए हैं, पीछे की तरफ जूड़े में बंधे हुए हैं। जूड़े को पीछे की तरफ गुच्छा बना लिया जाता है, उसे जूड़ा कहते हैं, और ऊपर जो सिर के टॉप पर लगा लिया जाता है उसे मूर्धज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूर्धज कहा जाता है।
उसकी बाईं भुजा चूड़ियों में ढकी हुई है। चूड़ियों देखो ये बाईं भुजा है, इस बाईं भुजा में सारी कर्ण मूल से लेकर मतलब भुजा के अंत तक ये चूड़ियों से ढका हुआ है। और दूसरे जो हाथ है दाहिना हाथ, उसमें कड़े पहने हुए हैं। कौड़ियों से बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। इसके जो गले में है वो हार है, वो कौड़ियों से बना हुआ है, उसकी शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर रखा टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर बाईं जंघा पर टिका हुआ है। ऐसी मुद्रा में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, नर्तकी की मूर्ति कहते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भावाभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमें बहुत कुछ कह रही है। मतलब ये दर्शा रही है कि उस समय का व्यक्ति किस तरह का कलाकार था। इसके बाद दूसरा मूर्ति शिल्प है वृषभ का मूर्ति शिल्प। वृषभ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे मोहर में आया था वृषभ की मोहर। इसमें बताया वृषभ एक बैल होता है जो लंबा मोटा हष्टपुष्ट होता है और जिसके गले के नीचे यहाँ लंबी कुकुद, अर्थात कुकुद का मतलब है खाल लटकी हुई होती है, उसे कहते हैं वृषभ। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कांस्य धातु से निर्मित है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ को आक्रामक मुद्रा अर्थात गुस्से की मुद्रा में, आक्रामक किस जैसे आक्रमण करने की मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वृषभ गुस्से में अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बंधा हुआ है, अर्थात वो उसके क्या है, वो रस्सा बांध रखा है। और तीसरा जो कलावशेष आता है उसमें पुरुष धड़। पुरुष धड़ की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों पर गड्ढे बने हुए हैं। देखो उस समय का मनुष्य कितना विकसित अवस्था में था कि ये एक लाल बलुए पत्थर का एक धड़ प्राप्त हुआ है। इस धड़ पर क्या हुआ है, मनुष्य का धड़ है, इसकी भुजाओं के यहाँ से भुजा काटी हुई है, इसके यहाँ से नीचे जाकर पैर काट रखे हैं और इसके ऊपर से जाकर सिर काट रखा है। लेकिन ये चारों जगह से यहाँ आर पार छेद है और यहाँ भी छेद है और यहाँ भी छेद है और पैरों में भी नीचे छेद है। अब उन छेदों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस समय के मनुष्य ने अपनी इस कृति को ऐसा सोचा था कि शायद ये चलेगी, ये वही कार्य करेगी जैसे कि अपन करते हैं। और ये शायद छेद भी उसी वजह से किए जाते थे कि शायद इनको अलग अलग पार्टों को अलग अलग बनाया जाता था और अलग अलग पार्टों को बनाने के बाद नट बोल्टों के शायद के सहायता से शायद इनको कसा जाता था कि वो जैसे एक मतलब घूम सकें। इस तरह के छेद यहाँ प्राप्त हुए हैं। विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ बनाया गया है। इस तरह के लाल बलुआ पत्थर का ये धड़ प्राप्त है। इसके अलावा चित्रित मृत भांड, मतलब इस समय के जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन बर्तनों में भी कुछ चित्रण किया गया है, पर वो चित्रण किया गया है उनमें ज्यामितीय आकारों का अंकन किया गया है या मांडने बनाए गए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल उंगलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो ये चित्र साधारण है लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अर्थात ये वैसे तो आकार में तो जैसे सरल से लग रहे हैं, भाई पत्तियां भी ज्यामिति बना रखी हैं, डिजाइन भी इस तरह कर रखे जो ज्यामिति कर रखे हैं, लेकिन क्या है ये ज्यामितीय आकार है ना जो आने वाली कला है, मतलब आधुनिक कला है, उस आधुनिक कला को निमंत्रित कर रही है। अच्छा, अमूर्तीकरण, अमूर्ति का मतलब होता है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं हो, ऐसी कला को ये निमंत्रित कर रही है। इसलिए ये हमारी आने वाली कला के आदर्श रूप भी हैं। इसके बाद आती है मातृका। मातृका का तात्पर्य है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से जो कलावशेष प्राप्त हुए हैं उन कलावशेषों में मिट्टी की बनी हुई कुछ मातृ देवियाँ भी प्राप्त हुई हैं। उन मातृ देवियों में देखें, मातृका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी परिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधो वस्त्र लपेटे हुए और करगनी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है, अर्थात इसकी इस तरह की अलंकारिक सजावटी विशेषता है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती हैं और उनका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया हो। लेकिन अगर उस समय के आदमी को देखा जाए तो उस आदमी के आधार पर तो ये क्या है, ये सुंदर हैं, आकृति अच्छी हैं
क्योंकि उस समय के मनुष्य को इतना ही अभ्यास था, उसने कोई ना किसी स्कूल में जाके शिक्षा ली, ना किसी सिद्ध हस्तकलाकार के पास शिक्षा ली, और सिद्ध शिक्षा नहीं लेने के बावजूद भी यदि उसने इस तरह का कार्य किया तो उसके लिए तो वो श्रेष्ठ कार्य है। इस प्रकार अपन ने अब सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कला अवशेषों के बारे में पढ़ा और प्रश्न पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें मृद भांडों को पढ़ा और आभूषण पढ़ा, मोहरें पढ़ी, मूर्ति शिल्प पढ़े। इस तरह के पढ़ने के बाद अपन ने जो श्रेष्ठ इनके या इस समय के उत्कृष्ट जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को पढ़ा, जैसे कांसे की नर्तकी, एक नर्तक का धड़, एक ध्यानावस्थी साधु का एक मृद चित्रित भांड बर्तन को पढ़ा। ये इसके अध्याय नंबर 2 समाप्त हुआ, और अध्याय नंबर 2 समाप्त होने के बाद जो अध्याय तीसरा चालू कल होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।